बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम कोयला बना सोना कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वाकया तो हुआ था सामने मेरे, यकीन कैसे दिलाऊं यकीन मुझको ही नहीं। अंदरूने लाहौर के जन्नत तंग व तरीह गली कूचों के नीचे इंसानों को कुछ न कुछ कहते और अच्छे हमसायों की तरह रहते। ये जिन भूत आम तौर पर पुराने मकान की किसी पिछली अंधेरी कोठरी में रहा करते। मकान की ये कोठरी अक्सर बंद रखी जाती। साल 6 महीने में अगर एक बार इसकी सफाई वगैरह करवाई जाती तो सबसे पहले घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग बावजू होकर कलमा शरीफ का विर्द करता हुआ कोठरी में दाखिल होता। शहर लाहौर के पुराने मकानों की पिछली कोठरियों में ऐसे आले और ताक आज भी पाए जाते हैं जहां औरतें रात को चिराग रोशन करती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई नेक दिल बुजुर्ग की रूह रहती है। फिर इस बुजुर्ग के बारे में ये भी सुना जाता है कि कल फलां शख्स या फलां औरत ने सफ़ेद लिबास वाले एक बुजुर्ग को कोठरी में से निकलते देखा जो 2 कदम चलकर गायब हो गए। जिन भूतों के बारे में अजीबो गरीब बातें मशहूर हो जाती या करती जाती हैं। हमारी रिश्ते की एक फूफी जान अंदरूने लाहौर में रहती हैं। उनका 3 मंजिला हवेली नुमा मकान 2-2.5 साल पुराना है। इनके मकान का जीना नीचे से शुरू होकर मकान की छत के दरवाजे तक जाता है। जीने में हर वक्त अंधेरा छाया रहता है। मकान की दूसरी मंजिल के दरवाजे के पहलू में एक छोटी कोठरी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जन्नत की एक फैमिली रहती है। कोठरी में इनके यहाँ ब्याह शादियाँ होती हैं। इनके रिश्तेदार आते जाते हैं। मेरी फूफी की बड़ी बेटी का कहना है कि एक दिन वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि देखा इस कोठरी का दरवाज़ा खुला था। कोठरी के अंदर बड़े पलंग पर एक जिन दुल्हा और इसकी दुल्हन बैठे मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं। घर वाले कहते हैं कि उन्होंने अक्सर रातों को ऐसी आवाज़ें सुनी हैं कि जैसे कोई तेज कदम उठाता सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। कभी कभी इस कोठरी में से घुंघरू की आवाज़ भी आ जाती। घर वालों ने इस कोठरी का नाम शीश महल रखा हुआ था। कोठरी में एक बल्ब सारी रात और सारा दिन जलता रहता। जुमे रात को कोठरी में चिराग रोशन किए जाते और अगरबत्तियां सुलगाई जाती क्योंकि कहा जाता है कि ये जन्नत मुसलमान हैं। मेरी सबसे बड़ी हमशीरा का मकान मस्ती गेट में था। इनके मकान के पास ही एक कटरी थी जहाँ बीबी दाई रहा करती। बीबी दाई बड़ी आबादत गुजार परहेजगार खतून थी। बच्चे की पैदाइश के वक़्त लोग बीबी दाई ही को बुलाते। कहते हैं कि एक बार बीबी दाई के साथ अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। सर्दियों की रात थी, सख्त सर्दी पड़ रही थी। शहर की गलियां सुनसान पड़ी थी कि किसी ने बीबी का दरवाज़ा खटखटाया। बीबी दाई का बड़ा बेटा नीचे आया। देखा कि 2 बुजुर्ग खड़े हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, हमारी बहू के बच्चा होने वाला है, हम बहन बीबी दाई को लेने आए हैं। बीबी दाई को पता चला तो इसने पूछा, कहाँ जाना होगा? बुजुर्ग ने कहा, करीब ही जाना है बहन जी, हम तांगा साथ लाए हैं, हम आपको वापस भी छोड़ जाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हम आपको मुंह मांगी फीस देंगे। बीबी दाई राजी हो गई। कटरी के बाहर तांगा खड़ा था। बीबी दाई का बयान है कि तांगे का कोचवान अगली सीट पर खामोश बैठा था। दोनों बुजुर्ग भी तांगे की अगली सीट पर बैठ के और तांगा मस्ती दरवाजे से निकलकर दरियाए रावी की तरफ हो गया। बीबी दाई ने सर्दी से बचने के लिए गर्म ऊनी चादर ओढ़ रखी थी। दोनों बुजुर्ग खामोश थे। बीबी दाई कोई बात करती तो वो भी जवाब दे देते। तांगा जब सड़क से उतरकर दरिया के पुराने जखीरे की तरफ मुड़ा तो बीबी दाई ने पूछा, भाईजान आपका मकान अभी कितनी दूर है? एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, बस करीब ही है बहन जी। बीबी दाई का कहना है कि जब तांगा जखीरे के दरख्तों से निकलकर दरिया के किनारे किनारे चल पड़ा तो मैं घबरा गई। आधी रात का वक़्त, उजाड़ सुनसान जगह, अजनबी लोग। बीबी दाई को खौफ महसूस होने लगा मगर हिम्मत करके इसने एक बार फिर पूछा, आपका मकान किस जगह पर है? बुजुर्ग ने कहा, घबराइए नहीं बहन जी, मकान करीब ही है। आखिर दरिया के किनारे दरख्तों के नीचे एक झोंपड़ी के पास तांगा रुक गया। झोंपड़ी के अंदर लालटेन रोशन थी।
ایک بزرگ خاتون جھونپڑی کے باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ بی بی دائی نے خاتون کو دیکھا تو اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ دونوں بزرگ جھونپڑی کے باہر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ بزرگ خاتون بی بی دائی کو جھونپڑی میں لے گئی۔ بی بی دائی کا کہنا ہے کہ اندر ایک خوبصورت جوان لڑکی پلنگ پر لیٹی تھی۔ بچے کی پیدائش قریب تھی۔ بچہ پیدا ہو گیا۔ بی بی دائی کہتی ہیں کہ وہ لوگ مجھے عجیب و غریب لگ رہے تھے۔ زچہ اور اس کی والدہ بزرگ خاتون کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ جس کو دیکھ کر میرے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ زچہ کے ہاں بیٹا ہوا تھا۔ پیدا ہونے والے بچے کی آنکھوں میں بھی اس نے وہی مافوق الفطرت چمک دیکھی تو وہ جلدی سے جھونپڑی سے باہر آ گئی۔ باہر اسے چھوڑنے کے لیے تانگا کھڑا تھا۔ بی بی دائی جلدی سے تانگے میں بیٹھ گئی۔ بزرگ آدمی نے کہا، بہن جی آپ کی فیس دینے کے لیے ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں، اس پوٹلی میں جو کچھ ہے اسے قبول کر لے۔ بزرگ نے پوٹلی سیٹ پر رکھ دی۔ تانگا چل پڑا۔ بی بی دائی اپنے مکان پر پہنچی تو خدا کا شکر ادا کیا۔ کوچوان اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ بیٹے نے ناراض ہو کر کہا، اماں اتنی سردی اور رات کے وقت تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ بی بی دائی نے کہا، کوئی غریب غربا خانہ بدوش تھے۔ میری فیس دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ پوٹلی دے دی ہے کہ اسے قبول کرو۔ کمرے میں آ کر بیٹے نے پوٹلی کھول کر لالٹین کی روشنی میں دیکھا کہ اس میں بجھے ہوئے کوئلے تھے۔ بیٹے نے غصے میں کوئلے فرش پر پھینک دیے اور ماں کو سختی سے منع کیا کہ آئندہ کبھی رات کے وقت کسی کے ساتھ نہ جایا کرو۔ بی بی دائی کو بھی بجھے ہوئے کوئلے دیکھ کر بڑا غصہ آیا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دن چڑھا اور ماں بیٹے نے کمرے کے فرش کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ فرش پر جہاں رات کو بجھے ہوئے کوئلے پھینکے تھے وہاں سونے کی ڈلیاں بکھری ہوئی تھی۔ دونوں دنگ رہ گئے۔ اب معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو رات کو بی بی دائی کو لے گئے تھے جنات تھے۔ بیٹے نے سونے کی ساری ڈلیاں جلدی جلدی سمیٹ کر صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دی۔ دونوں ماں بیٹا تانگا کروا کر راوی کے کنارے اس جگہ کے جہاں رات کو جھونپڑی میں ایک عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی وہاں کسی جھونپڑی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔